बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 का रिमेनिंग हाफ पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम मुस्लिम साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन को स्टडी करेंगे इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। फिर हम डिफरेंट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करेंगे और उसके बाद हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में बात करते हैं। तो 8 to 15 सेंचुरी के दौरान मुस्लिम साइंटिस्ट ने बियोलॉजी और मेडिसिन की फील्ड में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की है, जिसमें से हम कुछ फेमस साइंटिस्ट का यहाँ पर जिक्र करने जा रहे हैं। सबसे पहले हैं जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान ईरान में पैदा हुए थे और उन्होंने इराक़ के अंदर अपनी मेडिसिन की फ़ील्ड को प्रैक्टिस किया था। उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बुक्स लिखी थी। उनकी जो फेमस बुक्स हैं वो अल नबतात और अल हयावान हैं। अल नबतात इज़ अबाउट प्लांट्स एंड अल हयावान इज़ अबाउट एनिमल्स। उसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं वो हैं अब्दुल मलिक असमई। अब्दुल मलिक असमई बुसरा में पैदा हुए थे और वो एनिमल साइंसेस के स्पेशलिस्ट थे। उन्होंने भी प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बुक्स लिखी थी। उनकी कुछ फेमस बुक्स को हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। सबसे पहले है अल इबील, जो कि कैमल्स के बारे में लिखी गई थी। दूसरी है अशाह, जो कि शीप्स के बारे में लिखी गई थी। तीसरी है अल खेल, जो कि हॉर्सेस से रिलेटेड थी। चौथी बुक है अल वहूश, जिसमें वाइल्ड एनिमल्स का जिक्र किया गया था। और पांचवी बुक है खलाकुल इंसान, जिसमें ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स और फंक्शंस को डिस्क्राइब किया गया था। उससे जो अगले साइंटिस्ट हैं वो हैं बू अली सीना। बू अली सीना बुखारा के करीब पैदा हुए थे और वो एक ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट थे और उन्होंने मेडिसिन की फील्ड में बहुत ज़्यादा काम किया था। उन्होंने आई के स्ट्रक्चर को, फंक्शन को और आई के डिफरेंट डिजीज़ के ऊपर भी काम किया था। उनकी जो सबसे फेमस बुक है वो है अल कानून फिल तिब। उससे अगले साइंटिस्ट का नेम है अबू उस्मान उमर अल जहीज़। उन्होंने भी बहुत सारी बुक्स लिखी थी, लेकिन उनकी जो सबसे फेमस बुक है वो अल हयावान है, जिसमें उन्होंने एनिमल्स से रिलेटेड अपनी ऑब्जर्वेशन को शो किया था। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने ये बताया था कि रिवर टिग्रिस के अंदर जो फ़िश की सीजनल माइग्रेशन है वो किस तरह से हो रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया था कि आंट्स का लाइफ सिस्टम किस तरह से होता है। उससे अगले साइंटिस्ट का नेम है अल फराबी। अल फराबी एक मशहूर बियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने 2 मशहूर बुक्स लिखी, जिसमें से एक है किताबुल नबतात, जो प्लांट से रिलेटेड है, और दूसरी है किताबुल हैवानात, जो कि एनिमल से रिलेटेड है। उससे अगले साइंटिस्ट हैं अब्दुल कासिम अली जहरावी। वो एक ग्रेट मुस्लिम सर्जन थे और वो यूरिनरी ब्लेडर में से स्टोन के रिमूवल के लिए फ़ेमस थे, यानी कि यूरिनरी ब्लेडर के स्टोन का वो इलाज करते थे और उसको रिमूव भी करते थे। अगले साइंटिस्ट हैं इब्नुल नफीस। वो एक रिनाउंड यानी कि मशहूर बियोलॉजिस्ट थे और उन्होंने ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड किस तरह से सर्कुलेट करता है इस चीज़ को डिस्क्राइब किया था। अगले साइंटिस्ट का नेम है इब्नुल हैतम। इब्नुल हैतम अपने दौर के एक आउटस्टैंडिंग मुस्लिम बियोलॉजिस्ट थे और इसके अलावा वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी थे। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं आई स्पेशलिस्ट को या फिर ऐसे डॉक्टर को जो कि आई से रिलेटेड डिजीज़ की ट्रीटमेंट करता है। उनकी जो फेमस बुक्स हैं वो किताबुल मनाजिर और मिज़ानुल हिकमा है। अगले साइंटिस्ट का नेम है अली बिन ईसा। अली बिन ईसा भी एक मशहूर आई स्पेशलिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने भी आई के स्ट्रक्चर, फंक्शन और डिजीज़ से रिलेटेड काम किया था और उन्होंने अपनी बुक में आई से रिलेटेड तकरीबन 130 डिजीज़ को डिस्क्राइब भी किया था। इसके बाद हम लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे। हमें पता है कि अर्थ के ऊपर मिलियन ऑफ ऑर्गेनिज़म्स मौजूद हैं और ये मिलियन ऑफ ऑर्गेनिज़म्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऑर्गेनिज़म्स ऐसे हैं जो कि इंतहाई सिंपल हैं। सिंपल से ये मतलब है कि वो यूनिसेलर हैं, एक सेल से बने हुए हैं। लेकिन उसके कंपैरिजन में कुछ ऑर्गेनिज़म्स ऐसे भी हैं जो कि मल्टी सेलर हैं, बहुत ज़्यादा सेल से बने हुए हैं और ऐसे ऑर्गेनिज़म्स को फिर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज़म्स कहा जाता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की बॉडी के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको जब सर्टेन मैनर में या फिर किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर अरेंज किया जाता है ताकि वो लाइफ को सपोर्ट कर सकें और लाइफ के लिए जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है उनको परफॉर्म कर सकें, इसी अरेंजमेंट को ही फिर लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। और इस ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल्स इंक्लूडेड हैं जिसको अभी हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। सबसे जो पहला लेवल है वो सब एटॉमिक पार्टिकल और एटम्स का है। हम ये बात जानते हैं कि दुनिया में जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग मैटर हैं सब के सब एटम से मिलकर बने हुए हैं और एटम फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन्स,
प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इंक्लूडेड हैं। यहाँ मैं एटम से रिलेटेड एक डायग्राम को भी मेंशन कर रही हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि एटम सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है, जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद इस अर्थ में 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स मौजूद हैं, और उन्हीं 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स में से 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। इसी वजह से उन 16 एलिमेंट्स को बायो एलिमेंट्स कहा जाता है। इन बायो एलिमेंट्स को फिर फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक को हम मैक्रो एलिमेंट्स कहते हैं। मैक्रो एलिमेंट्स का ये मतलब है कि वो लार्ज क्वांटिटी में या फिर लार्ज अमाउंट में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद हैं, और वो प्रोटोप्लाज्म का तकरीबन 99% बनाते हैं। ये मैक्रो एलिमेंट्स टोटल 6 होते हैं, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम इंक्लूडेड है। इसके अलावा जो दूसरी टाइप है बायो एलिमेंट की, वो है माइक्रो एलिमेंट। माइक्रो एलिमेंट का ये मतलब है कि ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी के अंदर मौजूद होते हैं, और ये प्रोटोप्लाज्म का सिर्फ 1% बनाते हैं, और ये टोटल 10 इन नंबर होते हैं। इनको भी आगे मैंने ब्रैकेट के अंदर मेंशन किया हुआ है यहाँ। उसके बाद जो दूसरा लेवल है वो मॉलिक्यूल और कंपाउंड का है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायो एलिमेंट्स कंबाइन होकर बायो कंपाउंड्स और बायो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इन बायो मॉलिक्यूल्स की भी दो टाइप्स हैं। पहली टाइप है मैक्रो मॉलिक्यूल्स और दूसरी टाइप है माइक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स का ये मतलब होता है कि ऐसे बायो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्च, प्रोटीन और लिपिड्स वगैरह। माइक्रो मॉलिक्यूल्स ऐसे बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज वगैरह। ये एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, इसको भी आप देख सकते हैं। जो तीसरा लेवल है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, वो है ऑर्गेनल। डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स जब कंबाइन होते हैं इन अ स्पेसिफिक मैनर, तो वो सब सेलुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इन्हीं सब सेलुलर स्ट्रक्चर को ऑर्गेनल्स कहा जाता है। हर ऑर्गेनल अपना पर्टिकुलर फंक्शन ही परफॉर्म करता है। जैसे फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया का काम ये है कि वो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। राइबोसोम का काम ये है कि वो सेल के लिए प्रोटीन बनाता है। तो इसी वजह से हर ऑर्गेनल का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, और वो उसी स्पेसिफिक फंक्शन को ही परफॉर्म करता है। जो लेवल 4 है वो सेल का है। सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं, जैसे गोल्जी बॉडीज़, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम वगैरह, और हर ऑर्गेनल का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। आगे मैंने सेल का डायग्राम मेंशन किया हुआ है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं कि इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनल्स मौजूद हैं। अब लेवल 5 जो है वो टिश्यूज़ का है। यूनिसेलर अगर कोई ऑर्गेनिज्म होगा तो उसकी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन सेल तक आकर कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन अगर कोई मल्टी सेलर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें क्या होता है कि वो सेल जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है और जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो कंबाइन होकर टिश्यू बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एनिमल्स के अंदर ग्लैंड्यूलर टिश्यू मौजूद है, और इस ग्लैंड्यूलर टिश्यू का काम ये है कि वो सिक्रीशन को प्रोड्यूस करता है। वो सिक्रीशन गैस्ट्रिक जूस की फॉर्म में भी हो सकती है, वो सिक्रीशन पेनक्रियाटिक जूस की फॉर्म में भी हो सकती है, और वो सिक्रीशन हार्मोन्स की फॉर्म में भी हो सकती है। नेक्स्ट लेवल जो है वो ऑर्गन्स का है। ऑर्गन में क्या होता है कि डिफरेंट टिश्यू कंबाइन होकर एक स्पेसिफिक एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे होते हैं, और ऐसे ही रिलेटेड ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ को ऑर्गन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल स्टमक जो है वो दो मेजर टिश्यूज से बना हुआ है। पहला जो टिश्यू है उसको एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, और एपिथेलियल टिश्यू का काम ये है कि वो गैस्ट्रिक जूस को सिक्रिएट करता है। और दूसरा टिश्यू है मस्कुलर। मस्कुलर टिश्यू का काम ये होता है कि वो फूड को कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसको ग्राइंड करता है। यहाँ पर मैंने स्टमक और उससे रिलेटेड बाकी भी टिश्यूज़ को हाईलाइट किया हुआ है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। जो अगला लेवल है वो ऑर्गन सिस्टम का है। ऑर्गन सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट होकर एक सिस्टम बनाते हैं, और उस सिस्टम का काम ये होता है कि वो एक सिमिलर या फिर पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल एनिमल्स के अंदर जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एक ऑर्गन सिस्टम है। इसी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हार्ट, वेन, आर्टरीज और कैपिलरीज कंबाइन होकर कोऑर्डिनेट होकर ब्लड सर्कुलेशन का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट लेवल जो है वो ऑर्गेनिज्म का है।
अब जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है वो कलेक्टिवली कंबाइन होकर एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना रहे थे। जैसे अगर हम ह्यूमन या फिर मैन के केस में देखें तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम मौजूद हैं, जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम है, एट्सेट्रा। और ये सारे कोऑर्डिनेट होकर काम कर रहे होते हैं और पूरे का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि किस तरह एक ह्यूमन के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में रूट और शूट सिस्टम, ये दो ऑर्गन हैं और ये दो ऑर्गन प्लांट की पूरी बॉडी को बना रहे होते हैं। इससे जो हमारा अगला टॉपिक है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का ये मतलब है कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं या तो वो एक सेल से बने हुए हैं या फिर वो ज़्यादा सेल से बने हुए हैं। इसी चीज़ को ही सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है और इसकी 3 टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की है। नेम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है कि इसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सिंगल सेल्ड होते हैं और इनके सिंगल सेल जो है वो इस काबिल होता है कि वो लाइफ की तमाम एक्टिविटीज़ को कैरी आउट कर सकता है और ये इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, मतलब कि इनको ज़िंदा रहने के लिए किसी और सेल की ज़रूरत नहीं होती। इसकी एग्जांपल में अमीबा आता है, इसका डायग्राम मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है। उसके बाद जो दूसरी टाइप है वो है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में वॉलवॉक्स आता है और वॉलवॉक्स को ग्रीन एल्गा भी कहा जाता है। ये एक कॉमन एग्जांपल है यूनिसेलुलर कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की। इसमें क्या होता है कि 100 ऑफ वॉलवॉक्स सेल कंबाइन होते हैं और एक स्मॉल वॉलवॉक्स कॉलोनी बनाते हैं। फिर ये जो स्मॉल वॉलवॉक्स कॉलोनीज़ हैं ये कंबाइन होकर एक बिग वॉलवॉक्स कॉलोनी बनाती है और ये बेसिकली वाटर के अंदर पाए जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल वॉलवॉक्स सेल है वो कभी भी इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता है क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ सेल्स जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मोबिलिटी के लिए यानी हरकत के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। इसी तरह से कुछ सेल्स जो हैं वो डाइजेशन के लिए सिर्फ स्पेशलाइज्ड होते हैं। कुछ सेल्स जो हैं वो सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो इसी वजह से ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, ये इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते। वॉलवॉक्स की कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की पिक्चर मैंने यहाँ पर शो की हुई है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। जो थर्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है मल्टी सेलर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि सेल्स अरेंज्ड होकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज़ अरेंज होकर ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन्स इन टर्न ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उन सब के पास मल्टी सेलर ऑर्गेनाइजेशन है। एनिमल की जो बॉडी है वो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम से बनी हुई है। एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि उन ऑर्गन सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूडेड है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूडेड है और सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूडेड है। इसी तरह से अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट की जो बॉडी है वो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से बनी हुई होती है। वेजिटेटिव पार्ट में रूट, स्टेम और लीव्स वगैरह इंक्लूडेड हैं, जबकि रिप्रोडक्टिव पार्ट में फ्लावर इंक्लूडेड है। इन दोनों के ही डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। कल हम इससे अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।